हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जिन्हें रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आएगा कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है तो हम क्यों भाव दें। तो देखिए, भाव देना या नहीं देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इन जनरल इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टर्स इजीली ट्रैक करते हैं क्योंकि उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट का एक्सेस होना, ज्यादा क्वालिटी और रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स होना और वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिसर्च के कंपैरिजन में इंस्टीट्यूशंस का जो रिसर्च होता है उसको ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। और उसके बाद मार्केट के ट्रेंड डेटा एनालाइज करने के लिए, कंपनी का डेटा एनालाइज करने के लिए और बाकी के एनालिटिक्स देखने के लिए उनके पास ऑफिस भर लोग भी होते हैं, जिसके बेसिस पे ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंपैरेटिवली बेटर डिसीजंस कर पाते हैं। और इसी रीजन की वजह से ही मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं कंपेयर टू अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर और अ रिटेल इन्वेस्टर। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। और इसी रीजन की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उसको भाव देना या नहीं देना वो सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी रीजन ये होना चाहिए कि अगर इतना रिसर्च करने के बाद एक स्मॉल कैप कंपनी को अगर कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है तो हमें भी ऐसे कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए और उस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझना चाहिए, जिससे हमारा इन्वेस्टिंग स्किल भी इंप्रूव हो पाए। तो अभी हम कुछ ऐसे ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर ये जो लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ टाइम पहले हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अंडर वैल्यूड पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के रिलेटेड एक पोस्ट डाला था। और रिसेंटली उन स्टॉक्स में एक बड़ा रैली भी होता है, और ऐसा क्यों हुआ और वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड क्यों थे उसको समझने के लिए आप जाके उस पोस्ट को देख सकते हैं। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको हमारे साथ और भी ज्यादा पर्सनल लेवल पे जुड़ना है तो आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलरली इंस्टीट्यूशंस क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं उसके रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स के अपडेट्स भी पोस्ट करते रहते हैं। और इस मेंबर कम्युनिटी का ज्वाइनिंग फीस हमने जानबूझ के बहुत ही कम रखा है ताकि हम सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स को ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर पाए। और वही अगर आपको ये कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप ये सोच के देखेंगे कि कोई इंस्टीट्यूशन स्मॉल कैप स्टॉक को क्यों खरीदेगा, तो इसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जो ग्रोथ ड्रिवन हो, क्योंकि जनरली जो कंपनीज ग्रोथ ड्रिवन होते हैं, जिसमें ज्यादा ग्रोथ होने का पोटेंशियल होता है, तो ऐसे छोटे कंपनीज में हायर रिटर्न्स का भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी स्मॉल कैप कंपनी से अगले 1, 2 या 3 सालों में 50%, 100% या उससे ज्यादा का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हो। क्योंकि अगर आप सोच के देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन रिसर्च करके उतना ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके अलावा अगर आप जनरली देखेंगे तो जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नॉर्मली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जिससे उनका रिस्क मिनिमाइज हो। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो हम स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं उसका इंटेंशन सिर्फ ये समझना है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कौन से स्टॉक में है या कौन से सेक्टर में है और क्यों है। और जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना है तो आपको सिर्फ एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही एडवाइस लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक को खरीदता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही वो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चाहे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ये नहीं जानता है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा या कितने टाइम में ऊपर जाएगा। और इसीलिए अगर कोई पोटेंशियल स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसमें ग्रोथ मैनिफेस्ट होने के लिए और वो ग्रोथ स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स 2 से 3 साल का टाइम पीरियड देते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स 5 साल भी इन्वेस्ट करते हैं या कुछ इन्वेस्टर्स 10 साल भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स कितने टाइम तक होल्ड करना है ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ऊपर। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स का स्ट्रेटेजी देखेंगे, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी हो गए या विजय केडिया जी हो गए, वो काइंड ऑफ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जहां पर वो एक पोटेंशियल ग्रोथ कंपनी को ढूंढते हैं और उसमें एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। बट ऑफ कोर्स होल्डिंग पीरियड कितना होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनफोर रीजंस की वजह से स्टॉक का प्राइस गिर जाए और वो कंसोलिडेट भी करना शुरू कर दे। तो ऐसे टाइम पे कितने टाइम के लिए होल्ड करना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से हमेशा किसी भी सिंगल स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 15 to 20 स्टॉक्स होने चाहिए, जिससे अगर इन केस कुछ स्टॉक्स ऐसे कंसोलिडेशन या ऐसे अनफोर्सीन रीजंस की वजह से फंस जाते हैं तो हो सकता है बाकी के जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वो परफॉर्म करे और ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए और अच्छा रिटर्न्स डिलीवर करे। क्योंकि मैंने कई बार ये कमेंट्स में पढ़ा है कि किसी ने सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और उसके
बाद एक तरफ मार्केट में रैली हो रहा है और दूसरी तरफ इनका स्टॉक जो है वो गिरता ही जा रहा है। एंड सच सिचुएशंस आर मेंटली एग्जॉस्टिंग, और ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा थक जाते हैं कि बहुत लोग मार्केट को ही क्विट कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज आप लार्ज कैप में एलोकेट करते हैं, मिड कैप में एलोकेट करते हैं और स्मॉल कैप में एलोकेट करते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आपका डाइवर्सिफिकेशन करने का स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर आपका कमेंट अच्छा लगता है तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके कमेंट को फीचर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसीलिए अगर मेंटल पीस के साथ इन्वेस्ट करना है तो इन दो रूल्स को हमेशा याद में रखिए। पहला रूल ये है कि ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें अगर गिरावट होता भी है तो आपको चिंता नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट वरीड। और दूसरा ये है कि अपने टोटल पोर्टफोलियो के 5% से ज्यादा पैसे एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बिलोंग करते हैं शुगर और एथेनॉल सेक्टर से। और यहाँ पर हमने ऐसे ही स्टॉक्स पिक किया है जहां पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो रिटेल इन्वेस्टर से या पब्लिक से शेयर्स खरीद रहे हैं। यानी यहाँ पर पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है। और उसके अलावा हम स्पेसिफिकली शुगर और एथेनॉल सेक्टर को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली ये देखा होगा कि एथेनॉल बनाने के लिए जो शुगर केन जूस यूज किया जाता था उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसके बाद इस बैन को थोड़ा लीनियंट भी बनाया गया, कुछ चीजों को अलाउ भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इंपैक्ट शुगर और एथेनॉल कंपनीज के ऊपर पड़ा था। और गवर्नमेंट ने बैन क्यों लगाया था, क्योंकि चुनाव का टाइम था और चुनाव के टाइम जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं जैसे कि शुगर है उसका प्राइस बढ़ने से ये रूलिंग पार्टी के इलेक्शन कैंपेन पे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है। एंड फॉर दैट रीजन कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, इलेक्शन से पहले जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, जो खाने पीने की चीजें होते हैं, पेट्रोल वगैरह जो भी होते हैं, उसका प्राइस बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन अभी इलेक्शंस खत्म हो गया है जिसकी वजह से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस बैन को हटा दिया जा सकता है। और जब ये हटेगा तो इसका फायदा फिर से शुगर और एथेनॉल कंपनीज को मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स अभी आपने ऑलरेडी होता हुआ भी देखा होगा, इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स का जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगे हैं। रिसेंटली दूध का प्राइस बढ़ गया था, रोड के जो टोल्स होते हैं उसका प्राइस बढ़ गया था, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी एसेंशियल आइटम्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो अभी चुनाव खत्म होने के बाद और ज्यादा बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है उसको आप कमेंट्स में बताइए। एंड फॉर दैट रीजन हम सबसे पहले इस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सेक्टर के रिलेटेड पहला कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल बनाने के लिए जो मशीनरीज लगते हैं, जो प्लांट लगता है, उसको सप्लाई करता है। और अगर आप प्राज इंडस्ट्रीज का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो उसमें आपको यह दिखेगा कि प्रमोटर का होल्डिंग 0.01% कम हुआ है, एफआईएस का शेयर होल्डिंग 0.57% बढ़ा है, डीआईएस का शेयर होल्डिंग यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 5.29% बढ़ा है। और यहां पर बेचा है रिटेल इन्वेस्टर्स या पब्लिक ने, जिनका शेयर होल्डिंग 5.84% कम हुआ है। और यहां पर अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो हर क्वार्टर में पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो हर क्वार्टर में कम हुआ है, यानी हर क्वार्टर में ये शेयर्स एफआईएस और डीआईएस के पास गए हैं। और इस शेयर होल्डिंग में अगर आप कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो एफआईएस कैटेगरी में गोल्डमैन सैक्स फंड्स है, जिसका शेयर होल्डिंग सितंबर 2023 के क्वार्टर में 1.06% था, दिसंबर क्वार्टर में यह बढ़ के 1.45% हो गया, और अभी मार्च 2024 के क्वार्टर में यह बढ़ के 1.62% हो गया है। और डीआईएस में कैनरा का म्यूचुअल फंड है, जिसका स्टेक दिसंबर 2023 में 2.32% था, वो अभी मार्च 2024 के क्वार्टर में बढ़ के 3.02% हुआ है। और उसके बाद एक और डीआईएस है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जिसका स्टेक दिसंबर 2023 में 1.41% था, जो अभी बढ़ के 1.63% हुआ है। और उसके बाद मार्च 2024 के क्वार्टर में एक और इंस्टीट्यूशन का एंट्री हुआ है, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इस कंपनी में 1.22% स्टेक खरीदा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका पी रेशियो अराउंड 35.6 के आसपास है, लेकिन वही इंडस्ट्री पी जो है वो अराउंड 41.3 के आसपास है। लेकिन हालांकि यहाँ पर आपको एक बात नोट करना पड़ेगा कि प्राज इंडस्ट्रीज को एथेनॉल सेक्टर या शुगर सेक्टर में कैटेगराइज नहीं किया गया है, बल्कि इसे इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्टली एथेनॉल या शुगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट चाहिए होता है या जो मशीनरी चाहिए होता है उसको सप्लाई करता है। एंड फॉर दैट रीजन इसको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे लास्ट 4 इयर्स का, तो मार्च 2021 और 22 के बीच में कंपनी के सेल्स में 79.5% का ग्रोथ हुआ था, 2022 और 23 के बीच में 50.6% का ग्रोथ हुआ था। लेकिन मार्च 2024 में एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से
इस कंपनी के सेल्स इंपैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स में -1.8% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। और वही अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो 21 और 2022 के बीच में 85.2% का प्रॉफिट ग्रोथ, 2022 और 2023 में 60% का प्रॉफिट ग्रोथ, और अभी 2024 में एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ है, बल्कि 17.9% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और उसके अलावा इस कंपनी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका रेवेन्यू विजिबिलिटी, यानी कंपनी आगे कितना रेवेन्यू कमा सकता है उसके ऊपर इसके ऑर्डर बुक देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब किसी भी कंपनी में आगे कितना कमाई होगा या कितना रेवेन्यू आ सकता है उसके ऊपर जितना ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ता है, तो ऐसे कंपनीज में पी एक्सपेंशन होने के चांसेस और अर्निंग्स में कितना एक्सपेंशन हो सकता है उसका प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अभी अगर आप क्राइसल रेटिंग्स का प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर रिपोर्ट देखेंगे जो May 14, 2024 को रिलीज किया गया था, उस रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया जाता है कि अभी प्राज इंडस्ट्रीज का ऑर्डर बुक जो है उसमें अराउंड 3,950 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर्स है एज ऑफ 31 दिसंबर 2023, और लास्ट ईयर सेम टाइम पीरियड में यह ऑर्डर बुक 3,380 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो ऑर्डर बुक है ये इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप इसका एक सिंपल कंपैरिजन मार्केट कैप के साथ करेंगे तो प्राज इंडस्ट्रीज का प्रेजेंट मार्केट कैप अराउंड 10,091 करोड़ के आसपास है, और इसके कंपैरिजन में इसका ऑर्डर बुक 3,950 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी का जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इसके मार्केट कैप का 39% है। यानी सिंपल वर्ड्स में इसका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 169 करोड़ का डेट बर्डन है। उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 213 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है और 221 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंटरी है। यानी आप इस कंपनी को इफेक्टिवली डेट फ्री मान सकते हैं, और कंपनी के पास कुछ एक्सेसिव कैश भी बचता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है EID पेरी, और ये कंपनी द प्रेस्टिजियस मुर्गप्पा ग्रुप का कंपनी है जो कई सारे वेल नोन कंपनीज को ओन करता है और उन्हें चलाता है। तो अभी अगर आप EID पेरी का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 2.28% कम हुआ है, FIS का होल्डिंग 1.55% कम हुआ है, लेकिन DIS का होल्डिंग 7.12% बढ़ा है, और पब्लिक का होल्डिंग भी 3.28% कम हुआ है। यानी यहाँ पर DIS ने प्रमोटर्स, FIS और पब्लिक तीनों से शेयर्स खरीदा है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में सवाल होगा कि यहाँ पर पब्लिक ने तो बेचा है लेकिन FIS और प्रमोटर्स ने भी बेचा है। तो देखिए यहाँ पर जनरली मार्केट में ये माना जाता है कि जो प्रमोटर्स, FIS और DIS होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग हैंड्स माना जाता है और पब्लिक को वीक हैंड्स माना जाता है। और इन जनरल मार्केट का परसेप्शन ये होता है कि अगर शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही जा रहे हैं तो ये इतना कंसर्निंग नहीं होता है, लेकिन वही अगर शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के वीक हैंड्स यानी पब्लिक के पास जा रहा है तब डेफिनेटली ये कंसर्निंग होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रमोटर्स, FIS और DIS को पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक या रिटेलर्स को एंड में पता चलता है। तो इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट में शेयर्स बेचते हैं और उसे वीक हैंड्स पे यानी पब्लिक पे डंप किया जाता है तो उसे डेफिनेटली कंसर्निंग माना जाता है। लेकिन वही अगर वीक हैंड से शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं तो उसको मार्केट जनरली पॉजिटिव मानता है। तो अभी यहाँ पर भले ही प्रमोटर्स और FIS ने बेचा है लेकिन वो शेयर्स जो है वो DIS के पास गए और बल्कि DIS ने पब्लिक से भी 3.28% स्टेक खरीदा है। तो उसके बाद अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2024 के क्वार्टर में SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड ने इस कंपनी में 5.19% स्टेक खरीदा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 1.34% स्टेक खरीदा है, और कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ने अपना स्टेक 1.05% से बढ़ा के अभी 1.5% कर दिया है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो प्रेजेंटली इस कंपनी का PE रेशियो अराउंड 13.4 के आसपास है, और इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है वो अराउंड 12.6 के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टॉक का PE थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारे लोग ये सोचेंगे कि इसका PE रेशियो इतना कम क्यों है, क्योंकि अगर कोई एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनी है जिसमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है तो वहां पर 13 PE 14 PE ये मामूली बात है। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें ग्रोथ एंटिसिपेशन है, अगर उसका PE 13 के आसपास है तो ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखने पड़ेंगे। तो इस कंपनी का 70% ऑफ द रेवेन्यू शुगर से आता है, 22% ऑफ द रेवेन्यू डिस्टिलरी से आता है जहां पर ये एथेनॉल वगैरह बनाता है, 6% पावर से आता है और 2% न्यूट्रास्यूटिकल से आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी का जो शुगर और डिस्टिलरी है जहां से कंपनी को 92% ऑफ द रेवेन्यू आता है वो दोनों कमोडिटीज में आता है, और इनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है। यानी यहाँ पर कंपनी को जो 92% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है उसके ऊपर वो कितना प्रॉफिट्स कमाएगा उसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट जो प्राइस तय करता है उसका कंट्रोल है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो कंपनीज शुगर बनाते हैं या एथेनॉल बनाते हैं उनका PE रेशियो जो होता है वो रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू अदर ग्रोइंग कंपनीज। लेकिन अभी कंपनी इस ट्रेंड को ब्रेक करना चाहता है और वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के अर्निंग्स में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, और इसकी वजह से कंपनी का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो
है उसका भी एक्सपेंशन हो सकता है। और कंपनी का ये इनिशिएटिव है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पर वो पेरी के ब्रांड नेम से शक्कर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को बेच रहा है। और कंपनी इसके बारे में अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुगर कमोडिटी है या जो लूज शुगर है वो अराउंड 33 रुपीज से 35 रुपीज के भाव पे बिकता है और इसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है। लेकिन वही ये कंपनी इसी लूज शुगर को पैकेज करके ब्रांडेड बना देता है तो उसका भाव 45 रुपीज हो जाता है और उसके बाद इसको एक और लेवल पे अपग्रेड करके ब्रांडेड व्हाइट शुगर बेचता है तो ये 60 रुपीज के भाव पे बिक रहा है। एक और लेवल पे अपग्रेड होता है और ये प्रीमियम इमेजरी शुगर बनता है तो ये 70 रुपीज पे बिकता है, सुपर फाइन 75 रुपीज पे, गोल्ड 80 रुपीज पे, नेचुरल ब्राउन शुगर 100 रुपीज पे, जैगरी 110 रुपीज पे और लो जीआई 120 रुपीज पे बिकता है। तो इस तरीके से ये कंपनी शुगर के वैल्यू चेन को बिल्ड कर रहा है और अपने ब्रांड नेम को लेवरेज करके ये अपना मार्जिन बढ़ा रहा है। उसके अलावा ये कंपनी मिलेट्स, पल्सेस और राइस को भी अलग अलग वैरायटी में जो पेरीज ब्रांड है उसके अंडर बेच रहा है और ये वैल्यू चेन भी अगर बड़ा होता है तो यहाँ से भी कंपनी को अच्छे मार्जिन मिल सकते हैं। और उसके अलावा ऑफकोर्स एक और ग्रोथ फैक्टर है एथेनॉल का, क्योंकि 20% का ब्लेंडिंग टारगेट है जिसकी वजह से वॉल्यूम्स के बेसिस पे यहाँ पर भी ग्रोथ होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है उसको इलेक्शंस के बाद हटाएगा तो ये भी कंपनी के एथेनॉल रेवेन्यूज को बूस्ट कर सकता है। और उसके बाद एक और कंपनी है कर्नाटका बैंक लिमिटेड और इसका अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो एफएस ने 2.17% स्टेक बेचा है, डीआईएस ने 17.06% स्टेक खरीदा है और पब्लिक ने 14.87% स्टेक बेचा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पब्लिक इतना ज्यादा स्टेक बेचने के बाद भी इसमें पब्लिक होल्डिंग 58.08% है विच इज काइंड ऑफ रिलेटिवली हायर। लेकिन अगर आप इसको जून 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पब्लिक का होल्डिंग 72.95% था, तो वहां से तो ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है बट स्टिल 58.08% इज रिलेटिवली हायर पब्लिक होल्डिंग। और अभी जो डीआईएस ने खरीदा है उसमें कुछ रीसेंट बायर्स है क्वांट म्यूचुअल फंड जिन्होंने 3.91% स्टेक खरीदा है, HSBC म्यूचुअल फंड जिन्होंने 2.66% स्टेक खरीदा है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिन्होंने 2.26% स्टेक खरीदा है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1% स्टेक खरीदा है। तो इसका अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी रेशियो अराउंड 6.26 के आसपास है, इंडस्ट्रियल पी रेशियो 13.3 के आसपास है और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अराउंड 0.82 है। तो यहाँ पर पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी रेशियो के कंपैरिजन में भी अट्रैक्टिव है और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर लेवल पे है जहां पर कंपनी ने अराउंड 1306 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और उसके अलावा कुछ और कंपनीज भी है जैसे कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, उसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और कंपनी है इंडिया शेल्टर्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आप जाके उस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा चेक कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने इस वीडियो में सीखा है आप इन दोनों कंपनीज के ऊपर उस सीखे हुए नॉलेज का और स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद एनालिसिस करना सीख सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।